ये है ईमू, वन पीस का फाइनल विलन, जिसकी आज तक हमने शक्ल तक नहीं देखी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसा दिखता होगा या वैसा दिखता होगा, बट हमें उसकी शक्ल से क्या लेना देना। वी जस्ट वांट टू नो कि भाई आखिर उसके पास ऐसा कौन सा डेविल फ्रूट है या ऐसी कौन सी पावर है जिसके कारण वो 800 सालों से इस वर्ल्ड को रूल करते हुए आया है। तो आज से करीब 8 साल पहले जून 4, 2018 में ओदा ने वर्ल्ड के सामने एक मिस्टीरियस फिगर को रखा था जो कि इस वर्ल्ड का हिडन रूलर निकला। अब ईमू की ये अपीयरेंस वन पीस के विलन साइड के लिए काफी मेजर थी, क्योंकि इससे पहले तो यही इमेज चली हुई आ रही थी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के ये 5 पिलर्स ही मेन कल्प्रिट हैं इस पूरी दुनिया की सफरिंग के लिए। लेकिन जैसे ही पता चला कि भाई इनकी ऊपर भी कोई एक रूलर है जो कि सारी चीजों को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, तो उसने वन पीस के विलन साइड को एक डार्क ट्विस्ट प्रोवाइड कर दिया। इट वॉज अ शॉक टू सी कि कोई इतना पावरफुल भी हो सकता है कि उसने पूरे वर्ल्ड को अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखा हुआ है। ईमू ने ही 100 इयर्स वर्ल्ड को क्रिएट किया और अपने हिसाब से हिस्ट्री को रीराइट किया, जिसे प्रिजर्व करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई और उसमें ऑर्डर लाने के लिए फिर मरीन्स को एस्टैब्लिश किया, जिसके ऊपर फिर उनके टॉप पे वो किंग की तरह बैठा हुआ है। बट द पॉइंट इज कि आखिर वो दुनिया के सामने क्यों नहीं आना चाहता जब वो इतना ही पावरफुल है? क्या वो इतना ज्यादा अगली है कि लोग उसे पसंद ही नहीं करेंगे? वेल, देयर कैन बी डिफरेंट पॉइंट्स टू इट, लेकिन हाँ, एक बार इवांकोव ने जरूर कंफर्म किया था कि ईमू नाम का एक किंग एग्जिस्ट किया करता था वॉइड सेंचुरी में, जिसका नाम था नैरोना ईमू। लेकिन उसके बाद नथिंग फॉलोज। मे बी ऐसा हो सकता है कि ईमू अपनी आइडेंटिटी को इसलिए प्रिजर्व करके रखा हुआ ताकि सेलेस्टियल ड्रैगन्स के बीच में ऑर्डर बना रहे, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि इन लोगों के बीच में कोई भी किंग नहीं बनेगा। बट स्टिल देयर इज वन। ऊपर से अगर बात की भी जाए ईमू की, तो उस पर कुछ बात करने को है ही नहीं, क्योंकि हम उसका जेंडर तक नहीं जानते कि वो मेल है या फीमेल। लेकिन अगर कुछ डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो इट कंफर्म्स कि ईमू एक मेल है, क्योंकि इवांकोव के इस वाले पैनल में हम इवांकोव को ईमू को एज अ किंग रेफर करते हुए देख सकते हैं, और वहीं पर ईमू के सर्वेंट्स उसे से कह के बुलाते हैं, जो कि जापानीज में एक ऑनरफिक है मेल्स के लिए। बट यहाँ हम ईमू के पास के बारे में बात करने थोड़ी ना है, क्योंकि वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। और रही बात तो आगे विद टाइम इट विल बी रिवील्ड टू अस। मीन सवाल आता है उसकी पावर्स का, जिन्हें पिछले कुछ चैप्टर से ढेर सारा एक्सपोजर मिला हुआ है, एंड इससे ये तो समझ में आ जाता है कि भाई ईमू की पावर्स कोई डेविल फ्रूट रिलेटेड तो नहीं हो सकती। क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर किसी भी डेविल फ्रूट की बात की जाए, चाहे फिर वो लोगिया हो, पैरामीशिया हो, जोन हो या फिर इवन मिथिकल जोन हो, इन सबके साथ एक चीज कॉमन है कि इनके पास एक स्पेसिफिक कैटेगरी की पावर है जो कि उनके डेविल फ्रूट पर डिपेंड करती है। बट एज फॉर ईमू, भाई सबसे पहले तो उसके पास इमॉर्टैलिटी है, जो कि कहने को तो कह सकते कि पिछले ओपी नोमी यूजर से उसे मिली हुई है। लेकिन बात यहाँ पर यह है ना कि ये इमॉर्टैलिटी उस तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि जितने भी लोगों को उसने डेप्थ या एबिसल कोवेनेंट सील प्रोवाइड की हुई है वो भी इमॉर्टल हो जाते हैं। इसके साथ ही एज अ बोनस उन्हें डिफरेंट तरह की सुपरनेचुरल एबिलिटीज भी मिलती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर सील्स कैटेगरी और लेवल, जिसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन इन सब के ऊपर भाई ईमू का डिमोनिक फॉर्म भी नहीं भूलना चाहिए, जिसपे इवन साबो के लोगिया पावर्स भी काम नहीं कर पा रहे, बल्कि इन सब के अपोजिट भाई वो तो उन्हें खा गया, समथिंग लुफी माइट डू। अब वापस आए अगर उसके अपीयरेंस पे, तो वो तो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में देखने मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर गंको के ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैरी जॉयस के पूरे कांड को अगर नोटिस किया जाए, तो वी कैन से कि भाई उसका अपीयरेंस काफी कुछ डेविल लाइक है, जिसमें उसके पास एक ट्राइडेंट है प्लस एक टेल है, जिससे वो इवन लोगिया यूजर्स तक को पियर्स कर सकता है। हालांकि उसका ये पूरा अपीयरेंस उसके ओरिजिनल उमीबोज वाली थ्योरी के अपीयरेंस से थोड़ा अलग तो है, लेकिन मे बी ओदा ने उसे जापानीज एंड क्रिश्चियन माइथोलॉजी से इंस्पायर होकर डिजाइन किया हुआ, व्हिच इज वेरी फिटिंग फॉर हिज पावर। बट एक चीज तो माननी पड़ेगी कि ईमू के अंदर दम काफी ज्यादा है, क्योंकि रॉक्स जो कि एक टाइम का एडमिरल किलर था, वो भी उसके सामने आ गया, तब भी ईमू को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एंड ये चीज तो खुद रॉक्स ने भी मानी थी कि वो चाह के भी ईमू के अगेंस्ट पे उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद तो ईमू ने रॉक्स को दोबारा मौका ही नहीं दिया और वो खुद सैटर्न की पीठ पर बैठ के चला गया गॉड वैली में लड़ने। वहां पर भी इवन रॉक्स, रॉजर, गाब, व्हाइट बियर्ड, कायदो एंड इवन बिग बॉम्ब का कंबाइंड कॉन्कर इन्फ्यूज अटैक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जिसके बाद वो ऐसे ही नॉर्मली रीजनरेट हो गया विदाउट इवन लुकिंग एट देम। नॉट गोना लाई, व्हिच वाज सम डीमन लेवल शिट। ईमू की इमॉर्टैलिटी के साथ में एक और डेंजरस चीज ये भी आती है कि वो जिसे भी पोजेस करता है वो उसकी बॉडी, उसकी हाकी एंड इवन उसके डेविल फ्रूट को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। सैटर्न के बॉडी के ये डिजाइन एज अ टैटू ही समझ में आ रहे थे जब तक ईमू ने एज अ टेंटिकल यूज करना स्टार्ट नहीं किया। ऐसे ही गंको ने एल्बाफ में लिटरली थिन एयर से एक ग्रिमोर को मैनिफेस्ट किया था, जिसके अंदर से वो जिस वेपन को चाहे उस वेपन को समन कर सकती थी, जिनकी पावर्स ब्रॉगी से अच्छा कौन जानता है। इतनी ब्रोकन पावर्स के ऊपर फिर तुम अबिस को जोड़ लो, जिनका यूज करके कवेनेंट होल्डर्स यहाँ से वहां टेलीपोर्ट करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ईमू इन्हें डिफरेंट तरीके से यूज करता है, मेनली डोमी रिवर्सी के लिए, जो कि मेरे हिसाब से ईमू की सबसे अब्सर्ड एंड डेंजरस एबिलिटी है, क्योंकि फिलहाल इसका एंटीडोट केवल इसके होस्ट की डेथ है। इस एबिलिटी को फिलहाल तो ईमू 2 तरीके से एक्टिवेट कर सकता है, जिसमें सबसे पहले तो उसे होस्ट की बॉडी को डायरेक्टली स्टैब या टच करना होगा यूजिंग हिज टेंटिकल्स और हैंड्स और एनीथिंग, एंड सेकंड में यूज करता है अपने अबिस सर्कल का, जिसमें इस दौरान जितने भी लोग उस सर्कल के अंदर होंगे वो सभी एक डिमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जिसमें उनकी पावर्स कई 10 फोल्ड्स तक बढ़ जाएगी, प्लस उन्हें एक इमॉर्टल बॉडी भी मिलेगी। लेकिन ये सब आता है एट अ कॉस्ट ऑफ देयर फ्री विल एंड अ पोर्शन ऑफ देयर लाइफ स्पैन। मतलब ये एक ट्रेड जैसा हो गया जहां पे ईमू उन्हें ढेर सारी पावर तो देता ही है, प्लस थोड़ा सा उनका लाइफ स्पैन भी ले लेता है, जिसकी बदौलत आई थिंक कि वो इतने सालों से जिंदा रहा हुआ है। बट अगर ओवरऑल बात की जाए तो दिस एबिलिटी इज रिडिकुलसली ओवरपावर्ड, क्योंकि ऐसे तो ईमू इजीली अपनी आर्मी बना के घूम सकता है। बट हाँ, इसकी कुछ सीरियस लिमिटेशन जरूर होनी चाहिए, जिनके बारे में हम फिलहाल तो नहीं जानते, लेकिन आई थिंक कि ये काफी हैवीली डिपेंडेंट है होस्ट के लोकेशन पे, क्योंकि डोमी रिवर्सी का रफ ट्रांसलेशन होता है रिटर्निंग होम, मीनिंग की एबिलिटी उस चीज पे डिपेंड करेगी कि जिस जगह पे इस एबिलिटी को यूज किया गया है वो होस्ट का होम टाउन है या नहीं। बट आई स्टिल होप कि भाई इस एबिलिटी का कोई सीरियस ड्रॉबैक हो ईमू पर, वरना वी आर लिटरली इन फॉर अ फाइट विद गॉड। इस पे भी कहानी इतनी नहीं है, क्योंकि इतनी रिडिकुलस पावर होने के बावजूद भी बंदे पे एक लिटरल एंशिएंट वेपन है, जिसका यूज करके वो चुटकियों में किसी भी आइलैंड को गायब कर सकता है। लिटरली अगर उसके मन में आ गया तो वो हिस्ट्री से नामो निशान मिटा देगा। बट अगर ओदा ने ईमू को इतना ब्रोकन कैरेक्टर बना दिया तो आखिर उसे हराया कैसे जाएगा? तो आई थिंक कि इसी को ध्यान में रखते हुए ओदा ने लूफी के डेविल फ्रूट को डिजाइन किया था कि वो अपने टर्म्स ऑफ लिबरेशन एंड एबिलिटीज का यूज करके ईमू की पावर्स को नलिफाई करेगा। बट सिंस ये हमारा अजम्पशन है, तो लूफी अकेले को ईमू के अगेंस्ट एक सिल्वर बुलेट मानना सही तो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लोकी आगे की स्टोरी के लिए एक मेजर कैरेक्टर बन जाता है। अब जैसे कि मेरे ना बोलने से ओदा ने उसे जो 20 चैप्टर्स का फ्लैशबैक दिया है वो तो मीनिंगलेस बन जाएगा। चैप्टर 1170 में लोकी ने डोमी रिवर्स्ड हराल्ड को ट्रेजर ऑफ एल्बाफ एंड रागनिर का यूज करके एक ही हिट में डिफीट किया था। हालांकि यहाँ पे हराल्ड भी अपनी विल पावर का यूज करके ईमू की पावर्स को सप्रेस करके रखा हुआ था, लेकिन लोकी के अंदर भी वो ऐसी पावर थी जिसके कारण उसने हराल्ड को एक हिट में डिफीट किया ही किया, प्लस उसने ईमू को इस अटैक का रिबाउंड भी फील कराया। इस अटैक के कारण हमें ईमू की एक इंपॉर्टेंट वीकनेस भी पता चली कि वो इन कॉवेनेंट्स को एक लिमिटेड टाइम पीरियड में ही यूज कर सकता है, क्योंकि हर एक यूसेज का उसे एक टोल पे करना पड़ता है, जिसके बाद एक कूल डाउन पीरियड चलता है ईमू का, जो कि काइंड ऑफ सिमिलर साउंड करता है लूफी के गियर 5 के कूल डाउन से। और इन अ वे दोनों की पावर अपोजिट तरीके से काफी ज्यादा सिमिलर है। बिकॉज़ लूफी अपने गियर 5 में इमेजिनेशन की पावर यूज करके चीजों को क्रिएट करता है, वहीं पे ईमू लिटरली एक ग्रिमोर से वेपन्स को समन कर रहा है। और फिर तुमने उसे सैटर्न के टैटूज को एज अ टेंटिकल यूज करते हुए देख ही लिया, जो कि मैं गियर 5 से एक्सपेक्ट करता हूँ। पर यहाँ पे लोकी इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ड्यू टू हिज पावर्स, और वो है भी काफी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि जहाँ पे व्हाइट बियर्ड एंड रॉजर को डॉमी रिवर्स रॉक्स को हराने में इतनी मेहनत करनी पड़ी, वहीं पर लोकी ने हराल्ड को ऐसे ही सिंगल स्ट्राइक में हरा। हालांकि यहाँ पे दोनों सिनेरियोस में काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे लोकी को एक प्लस देना तो बनता है भाई। चैप्टर 117 में हमने उसे रागनिर का यूज करके एक ड्रूगर को फ्रीज करते हुए देखा, जो कि साइज में मरीन फोर्ट जितना बड़ा होता है। तो ये चीज तो क्लियरली समझ में आ जाती है कि आगे आने वाली मेन फाइट में उसकी पावर्स कितना मेजर रोल प्ले करने वाली है, और डेफिनेटली स्टोयर्स के ईमू को हराने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी इफ ही बिकम्स एन एलाय, जिसके चांसेस तो फिलहाल काफी ज्यादा लग रहे हैं। फेयर इनफ रॉक्स के पास भी ईमू को हराने का एक प्लान था, जिसमें उसे 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट चाहिए थे। सीमिंग की ईमू और हराल्ड के बीच में इतनी गहरी दोस्ती थी, तो पहला लेजेंडरी डेविल फ्रूट ट्रेजर ऑफ एल्बाफ ही होगा, जिसे अब तक कोई और विल्ड नहीं कर पाया था। एंड सेकंड कुड बी द हितोनोमी मॉडल नीका। खैर प्लान तो उसका काफी अच्छा था, लेकिन बेचारा उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, और ईमू और उसकी काफी जल्दी मुलाकात हो गई, जिसका रिजल्ट तो तुम जानते ही हो। खैर तुम कह सकते हो कि भाई रॉक्स का प्लान तो फेल हो गया और हमें ईमू की कोई वीकनेस भी देखने नहीं मिली, या फिर हमें ईमू की मेजर वीकनेस देखने मिली। वेल, अगर तुम लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी तो अभी तक जितनी भी फाइट्स हुई हैं उनमें ईमू कहीं पर भी फिजिकली अपीयर नहीं हुआ है। एज फॉर गॉड वैली, मेरा तो यही मानना है कि जो अपैरेशन हमने सैटर्न की बॉडी के ऊपर देखा था ईमू का, वो ईमू की एक्चुअल फिजिकल बॉडी नहीं थी, बल्कि वो ईमू की पावर्स थी जो कि उस फॉर्म में मैनिफेस्ट हुई थी, और इसी कारण उस पर कोई भी कॉन्कर अटैक काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर यही सेम कंबाइंड कॉन्कर अटैक ईमू की रियल बॉडी पे किए जाते तो मे भी यहाँ पे कहानी कुछ और हो सकती थी, क्योंकि फिर वो चाहे जॉय बॉय की हाकी हो या लोकी का अटैक हो, हमें इसके इफेक्ट ईमू की फिजिकल बॉडी पे ही देखने मिले थे, जो कि गॉड वैली में मिसिंग था। तो अनलेस इन एक्स से ऑंकोस की कंबाइंड कॉन्कर हाकी जॉय बॉय एंड लोकी के लेवल की नहीं है, आई डू थिंक यहाँ पे ईमू की एक्चुअल बॉडी ही मेन डैमेज ले सकती है। उसने अपने रहने के लिए वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्पॉट चुना है, जहां तक कोई एरा गैरा वैसे ही नहीं जा सकता। और रही बात तो उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, वैसे ही कोई नहीं जानता। जितने भी लोग उसे जानते हैं वो उसके सर्वेंट्स हैं, जो कि चाह के भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि अगर बाय चांस किसी ने ऐसा सोचा भी तो भाई ईमू उनका हाल सैटर्न जैसा कर देगा। बट इतनी सारी पंचायत होने के बाद भी अगर किसी ने उस पर स्नीक अटैक करने का ट्राई भी किया, तो हमने साबो की पीओवी से देख ही लिया कि भाई आखिर किस प्रकार का मॉन्स्टर बैठा है उस थ्रोन पर, और आखिर क्यों वो पिछले 800 सालों से इस वर्ल्ड को रूल करता हुआ है। बट अगर जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है कि अगर लोकी की डेविल फ्रूट वाली थ्योरी सच निकलती है एंड वही मेन की है इस रेड लाइन को डिस्ट्रॉय करने का, जिसके चांसेस फिलहाल काफी ज्यादा है, तो फिर भाई ईमू के पास तो कोई जगह ही नहीं बचेगी छुपने के लिए। एज अ रिजल्ट शार्ली की लूफी की फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने वाली प्रेडिक्शन
सच होगी, क्योंकि रेड लाइन के जस्ट नीचे फिशमैन आइलैंड है, जिसके बाद लूफी उन्हें डायरेक्ट सन के नीचे रिलोकेट कर देगा, जो कि उनका कब से सपना रहा हुआ है। प्लस रेड लाइन के डिस्ट्रॉय होने से हमें ऑल ब्लू देखने मिलेगा ही, जो कि इन चारों सीज से मिलकर बनेगा। ये पूरा सिनेरियो एक फाइनल बैटल के मिड अपोकलिप्स वाले एनवायरनमेंट को भी सेटअप कर देता है, जहां पे रेड लाइन डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी और इस पूरे वर्ल्ड के सामने होगा ईमू अपने रियल डिमोनिक फॉर्म में। उस टाइम पर उसके सामने होंगे स्ट्रॉयड्स और उनके एलाइज, जो कि इस रेड लाइन के टूटे हुए रेमिनेंट्स के ऊपर ईमू और उसके साथ वाले बाकी एनिमीज के साथ में फाइनल बैटल लड़ेंगे, जो कि इनएविटेबल है। इन माय माइंड आई थिंक कि एकदम परफेक्ट सा सिनेरियो होगा, एक डस्टी सेटिंग जो कि इस रेड लाइन के टूटने से बनी हुई है। इस सब के बीच में है ईमू अपने ट्रू मॉन्स्टरस फॉर्म में, जो कि इस वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करने ही वाला होगा, कि तभी इस डस्टी से क्लाउडी एटमॉस्फेयर को लिट अप करेगा लूफी अपने ट्रू सन गॉड फॉर्म में, और वो निकलेगा टू लिबरेट दिस वर्ल्ड फ्रॉम ईमू। यार इट इज अ गुड ड्रीम, क्योंकि एंडिंग तो अभी काफी दूर है और तब तक के लिए ईमू की पावर्स को अज्यूम एंड इमेजिन करने के लिए ढेर सारा समय है हमारे पास, या फिर इट इज क्लोजर देन वी एक्सपेक्ट, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं के हिसाब से चल रहा है ना। ये वीडियो पसंद आई हो तो ड्रॉप अ लाइक, कंसिडर सब्सक्राइबिंग फॉर मोर सच वीडियोस, एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट वन।